डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश भर में किसानों का विजय दिवस आज से दिल्ली, यूपी, हरियाणा बॉर्डर से किसानों की घर वापसी। देश भर में मंडराया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा। राजधानी दिल्ली में मिला एक और संक्रमित मरीज और महाराष्ट्र में 7 नए केसों के बाद कुल संख्या पहुंची 33। हालात पर समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की बैठक आज। सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत। बेटियों ने दी मुहग्नि। आज हरिद्वार में अस्थि विसर्जन। चुनाव से पहले यूपी को एक और सौगात। आज बलरामपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, वीके न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चुनावी बात, सौगातों की बिसात। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मोदी यूपी दौरे पर निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में इस बार बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न मार्गों पर 21 पार्किंग स्थल बनाए गए। मोदी जिस सरयू नहर परियोजना का शनिवार को उद्घाटन करने बलरामपुर पहुंच रहे हैं, उसकी शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन 4 दशक में भी पूरी नहीं हो सकी। हर चुनाव में इसे पूरा करने का आश्वासन देकर सियासी फसल काटने की कोशिश होती रही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासी फसल लहलहाने के लिए किसानों को खाद कारखाने के लिए शनिवार को सरयू नहर परियोजना के जरिए सिंचाई के लिए पानी की सौगात देंगे। सरयू नहर परियोजना 4 दशक पहले ही शुरू हुई थी, जिसे योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर पूरा कराया। किसान आंदोलन से राहत के बीच अब किसानों पर भी फोकस प्रोजेक्ट का धूमधाम से लोकार्पण व भूमि पूजन करने की पूरी तैयारी है। हालांकि अब विधानसभा चुनाव 2017 के बाद केंद्र सरकार की मदद से योगी सरकार ने इस पर काम करना भी शुरू किया और 9 जिलों को जोड़ने वाली ये परियोजना अब पूरी हो गई। 6623.44 किलोमीटर लंबी इस नहर से बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर व महाराजगंज के 29 लाख किसानों को सौगात मिलेगी और 14.4 लाख हेक्टेयर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता में इसकी वृद्धि भी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हेमचंद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता है, वीके न्यूज पे जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सबसे पहले वीके न्यूज पे। जी नमस्कार जी। हेमचंद जी, एक और चुनावी दौरा कहे या फिर सच में ही जनता के लिए कोई सौगात लेने जा रहे हैं? क्योंकि जो परियोजना 1978 तक पूरी नहीं हो सकी, चुनाव से पहले से पूरा भी कर लिया गया और आज जनता को सौगात भी मिलेगा, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये मोदी सरकार ही है जो योजना शुरू भी करती है और अपने कार्यकाल में उसको खत्म भी करती है। आपने पीछे बनारस में भी देखा था किस तरीके से मोदी जी ने, और आपने कई जगह उत्तर प्रदेश में देखा है कि योजनाओं को शुरू भी किया अपने कार्यकाल में और उनका अभी उनको शुभारंभ भी किया है। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं कि मोदी सरकार लगातार काम में विश्वास रखती है और हम लगातार काम करते हैं और काम करते हुए हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और हमारी जो कमिटमेंट है और मोदी जी की जो सेवा है उसकी वजह से लगातार लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल सोमचंद जी, लेकिन अब जब एक और परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा, विपक्ष लगातार यही कहता रहा है कि सपा के कार्यकाल में जो काम किए गए बस उसका मोदी सरकार, उसकी योगी सरकार फीता काटने का काम करती है। एक और आरोपों के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? ये वो आरोप सिर्फ मात्र आरोप है, उनको भी पता है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं और अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने भूमि पूजन किया था और उसके अलावा कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई भी, योजनाओं को स्टार्ट भी किया और उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया। जनता देख रही है, हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए
जो असंभव लग रहे थे। और हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, जो बड़े शहरों से कनेक्टेड नहीं थे, उनको कनेक्ट करने की हमने काम किया है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन हमने बनाने का काम किया है। लगातार बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो पिछली सरकारों में असंभव लगती थी, उनको हमने धरातल पर उतारा है। ये दिखाता है कि योगी मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो काम करती है, दमदार काम करती है और जनता को वो काम दिख रहा है। बिल्कुल, मतलब मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, दमदार काम है। खैर, अब तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दामोदर शुक्ला जुड़ गए हैं, संवाददाता है, सीधे जुड़े हैं। दामोदर जी, परियोजना को लेकर तैयारियां चल रही है, बहुत ही जल्द दौरे पे है पीएम नरेंद्र मोदी। क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, क्या खास एहतियात बरते जा रही है, तैयारी को लेकर बताएं। मोदी 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 जय जय। तो सरयू नगर परियोजना का मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आज बलरामपुर दौरे पर है। दौरे को लेकर काफी कयास लगाए गए हैं कि इस दौरान वो बलरामपुर की जनता को विभिन्न परियोजनाओं का सौगात देंगे। सरयू नहर का उद्घाटन 1978 में हालांकि ये काम अधूरा रह गया था। सरकारें आती गई, आश्वासन देता गए तमाम सरकार, लेकिन अब आश्वासन का काम पूरा हुआ। योगी के कार्यकाल में इस परियोजनाओं को पूरा किया गया। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। दामोदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, आज बलरामपुर दौरा काफी अहम है, क्या तैयारियां हैं, कौन लोग पहुंच चुके हैं, तैयारियों को लेकर बताएं। जी बिल्कुल सुरभि, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण हो रहा है, जो तकरीबन 40 वर्षों में लंबित पड़ी थी, इसके साथ साथ जो योजना का लोकार्पण हो रहा है, ये हमारे 4 वर्षों में मोदी का कार्यकाल में पूरा हुआ है। इसको लेकर किसानों में खुशी दिख रही है और यहाँ पीएम के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और बटन के द्वारा मॉडल का उद्घाटन करेंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। इसके साथ साथ यहाँ भारी संख्या में किसान भी पहुंच चुके हैं, तकरीबन 1.5 लाख की संख्या पहुंच चुकी है किसानों की, और किसानों के साथ साथ छात्र भी पहुंच रहे हैं। किसानों में जाहिर खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि उनको खेतों में पानी पहुंच जाएगा और इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण हो सकेगा। जी बिल्कुल दामोदर, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आखिरकार यूपी चुनाव से पहले किसानों को मौजूदा सरकार ने मना ही लिया, और जो कहीं ना कहीं मतभेद था किसान और सरकार के बीच, शायद इस जनसभा को देखते हुए और भारी संख्या में जो किसान पहुंचे हैं उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो मतभेद शायद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है किसानों की यहाँ भीड़ देखी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि किसानों के साथ कोई अन्याय हुआ था या किसान कोई धरने पे बैठे थे। ऐसे में यहाँ पूर्वांचल के किसान, जो बलरामपुर जिले के किसान है, वो पूरी तरह से उत्साहित है। उनको लग ही नहीं रहा था कि हमारे किसान भाई धरने पे बैठे थे या किसानों को कोई कानून आया था या कुछ उस संबंध में कोई बात कर रहे हैं। किसान सिर्फ यहाँ पहुंच रहे हैं और मोदी के इस जनसभा में और इस लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचने के लिए किसान उत्साहित दिख रहे हैं। सुबह से किसानों का आना जारी है। जी दामोदर, कितने समय का ये कार्यक्रम है, कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? कार्यक्रम मात्र 1 ही घंटे का है। इस कार्यक्रम को 1 बजे से और 2:15 बजे तक किया गया है, जिससे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस परियोजना के लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां तकरीबन 2 लाख की भीड़ पहुंचने वाली है। इस कार्यक्रम स्थल पर 2 लाख की भीड़ पहुंचेगी। 2 लाख के जनसभा को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल दामोदर, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। तो 2 लाख लोगों की संभावना इस कार्यक्रम में पहुंचने की जताई गई है विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि यूपी की सियासी फसल अब लहराने की तैयारी है। इसी कड़ी में आज बलरामपुर दौरे पर है योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी, और दौरे को लेकर तैयारियां काफी शुरू हो गई हैं। तो 26 नवंबर 2020 अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन शुरू करने घर से निकल किसान आज साल भर बाद सत्ता से मांगे मानवाधिकार घर लौट रहे हैं। आंदोलन के 380 दिन गुजर गए हैं, जिसके बाद आज किसानों की औपचारिक घर वापसी शुरू हो गई है। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर भीषण सर्दी देखी, गर्मी देखी, कड़कड़ाती ठंड में ना उनका जोश कम हुआ और ना तपती गर्मी में ना उनका हौसला टूट सका। किसानों ने अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन आंदोलन से देश को और किसानों को क्या हुआ हासिल, इसके बारे में क्या कहेंगे?
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रेयास द्विवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। श्रेयास, आखिरकार वो दिन आ गया कि किसान अपने घर वापसी को तैयार है। क्या हालात है किसानों से? आप लगातार बात भी कर रहे होंगे, पहले क्या नजारा है इस वक्त दिल्ली सीमा बॉर्डर का, वो बताएं। जी बिल्कुल, आखिरकार 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद अब किसान अपने घर को लौट रहे हैं। उनके अंदर एक अलग ही खुशी का माहौल है और साथ ही साथ वो 9 दिसंबर को ये औपचारिक तौर पर कह भी चुके थे कि अब किसान आंदोलन खत्म होगा, लेकिन विपिन रावत जी की मौत के बाद वो किसी भी तौर की खुशी नहीं मनाना चाहते थे। एक शोक का माहौल हो गया था पूरे देश में और किसान जहां आंदोलन चल रहा था वहां पर भी। तो इस नाते उन्होंने ये ऐलान किया कि 11 दिसंबर यानी आज के दिन वो बॉर्डर छोड़ेंगे, जबकि कल उनका अंतिम संस्कार विपिन रावत जी का हो चुका था। उसके बाद भी किसान धीरे धीरे अपने घर वापसी को जाना शुरू कर दिए थे, लेकिन आज का जो माहौल है वो ये है कि अब किसान अपने घर की तरफ जाने को तैयार है। आज बहुत खुश है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जो टेंट तंबू थे सब कुछ उखड़ चुके हैं। अब किसान अपने घर को जाने के लिए एकदम तैयार है। बिल्कुल श्रेयास, घर वापसी को तो तैयार है किसान, लेकिन बाकियों के नेता और जो किसान नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में सरकार अपनी बात से मुकरती है तो आंदोलन और तेज होगा। इस बीच आप लोगों से बात कर रहे होंगे, किसानों से बात कर रहे होंगे, अगर इस विषय में भी आपकी बात हुई हो तो वो बताएं। कुल जो प्रस्ताव सरकार ने किसानों के सामने रखा है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उन प्रस्तावों को, उन हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है, भविष्य में अनदेखा करती है, तो ये आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल श्रेयास, ये अन्नदाता की जीत है। विपक्षी नेता लगातार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद से ही राजनीति करने में जुटे हुए थे, तो ये आंदोलन खत्म हुआ, किसान मान गए और बीच का मतभेद भी खत्म हुआ। अब क्या कहेगी विपक्षी नेता? जी देखिए, ये जो पूरा मामला था, इस मामले में कहीं न कहीं विपक्ष जो है अपनी राजनीति को साधने में लगा हुआ था जरूर, लेकिन जो किसान नेता थे वो इस चीज को किसी भी दूसरे राजनीतिक पक्ष के हाथों में नहीं जाने दिए। वो अपने हाथों में इसको रखे और पूरा जो कार्यक्रम इनका 1 साल का चला वो सरकार के खिलाफ में, उसको ये एकदम जिम्मेदारी और बेखूबी से निभाए ताकि इसका कोई फायदा जो विपक्षी दल के नेता हैं वो न उठा सकें। बिल्कुल श्रेयास, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता सिमरनजीत सिंह जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा चलते और जानने की कोशिश करेंगे 380 दिन के बाद किसानों की घर वापसी कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि जो सरकार ने बातों को माना है वो क्या वाकई में ऐसा ही कुछ होगा या फिर आने वाले समय में क्या आगे की तैयारी। सिमरनजीत जी, सिमरनजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है जी। सिमरनजीत जी, मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 380 दिन के बाद किसान घर जाने को तैयार हैं, सभी मांगों को मान लिया गया, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, काले कानून जिसे लगातार करार दिया जा रहा था, तो आज क्या माहौल है, कैसा लग रहा है घर वापसी को लेकर? देखिए, किसान 1 साल के कड़े परिश्रम के बाद आज घर जा रहे हैं। किसानों में खुशी है और मन में इस चीज का भी दुख है कि हमारे 750 से ऊपर किसान साथी हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनका हमें गम है। आज हम जीत के घरों को वापस जा रहे हैं। अगर वो साथी हमारे शहीद ना होते तो हमारे साथ होते। एक बात है कि जब भी कोई आंदोलन लड़ा जाता है उसमें कुर्बानियां भी होती हैं। आज बड़ा खुशी के साथ किसान फतेह मार्च निकाल रहे हैं और आगे भी किसान इसी तरह से एकजुटता के साथ, कोई भी किसानों पे और मजदूरों पे आफत आएगी सरकार की तरफ से तो सभी लोग एक साथ डट के इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल सिमरनजीत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है और हर किसी के पास बस एक ही सवाल है, पूछने के लिए एक ही सवाल है कि राकेश टिकैत की चुप्पी क्यों? क्योंकि इस चुप्पी के अलग अलग मायने। जी सिमरनजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान घर वापसी को तैयार, सारी मांगों को माना गया, तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है और मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि राकेश टिकैत की चुप्पी क्यों? देखिए, किसान जब किसानों की पूरी मांगे मान ली गई सरकार की तरफ से, किसान फिर ही घर वापसी के लिए तैयार हुआ है और जो आगे
कोई भी हो, किसान नेता बड़ा नहीं है। एसकेएम की जो पूरी टीम है वो बड़ी है। जो एसकेएम की टीम जो फैसला देगी वो सभी किसान नेता मानेंगे। सिमरनजीत जी, जब सरकार से बातचीत हुआ करती थी तब उस वक्त राकेश टिकैत खुलकर बोलते थे कि मांगों को नहीं माना गया या फिर वहां पर सरकार की तरफ से क्या बातें कही गई। अब तीनों कृषि कानून को वापस ही लिया गया तो ना कुछ खुशी का माहौल देखने को मिला उनकी तरफ से, ना कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आंदोलन में वो शामिल थे ही नहीं। देखिए, सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन दूसरी जो मांगे हैं सरकार ने, वो जो पत्र इस एसकेएम को लिखा था, उन सभी मांगों पे सहमति हो चुकी है। लेकिन इसके आगे भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक आंदोलन है जो स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सरकार इन मांगों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन तो चल रहा है, स्थगित हुआ है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो किसी भी किसान लीडर की, एसकेएम की जो टीम है, जब भी जो देश होगा सभी किसान उसको मानेंगे, सभी किसान लीडर उसको मानेंगे। बिल्कुल सिमरनजीत जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ओमिक्रॉन पर कैबिनेट सचिव की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया। यहां जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई गई। बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इसी के साथ भारत में अगर कुल संख्या की बात की जाए तो नए वेरिएंट के नए मामले 33 हो गए हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 17 हो गई। महाराष्ट्र अब देश का ऐसा राज्य बन गया जहां ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड सबसे ज्यादा मरीज पाए गए। अभी भी 30 से ज्यादा संदिग्ध मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट यहां आना बाकी है। हैरानी वाली बात यह है कि नए संक्रमितों में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए धारा 144 भी लागू की गई। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए शनिवार और रविवार को पूरे शहर में 144 धारा लगा दिया गया। इस दौरान बड़ी सभाओं, रैलियों और विरोध मोर्चों पर भी पाबंदी लगाई गई। इसी संबंध में अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन की हालत पर समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव ने बैठक बुलाई है, जिसमें बूस्टर डोज को लेकर चर्चा भी की जाएगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर कई सवाल उठते हैं या फिर पाबंदियों को सख्त करने की जरूरत है। सवाल कई हैं। पूरे देश में एक बार फिर से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं। कोरोना का नया वेरिएंट और मुंबई ऐसा फिर से राज्य बना जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना का नया वेरिएंट में मुंबई पहले स्थान पर दर्ज हुआ। यहां पर मरीजों की संख्या 7 तक पहुंच गई। नए संक्रमितों में 3 साल की बच्ची भी बताई गई है। मुंबई में लगातार संक्रमण के मरीज बढ़ते गए हैं। हालांकि इस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार केंद्र से बूस्टर डोज की मांग कर रही थी। आज इसे लेकर भी बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। बैठक के हालांकि समय की अगर बात की जाए तो 2 बजे ये बैठक की जाएगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 भी लागू की गई है। मुंबई के अंदर कई ऐसे जिले जहां पर पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। बातें ये भी सामने निकल कर आ रही है, अगर संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं घटती है तो शायद एक बार फिर से पूरा देश लॉकडाउन हो जाए, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति पे हम एक बार फिर से पहुंच सकते हैं अगर संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं घटती है। बैठक को लेकर काफी उम्मीद है। बैठक को लेकर काफी उम्मीद जताई गई है क्योंकि इस बैठक में बूस्टर डोज के लिए कई बातें सामने निकल कर आएंगी, कई फैसले लिए जाएंगे और ये फैसले जनता हित के लिए होंगे। अगर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश में बुरा हाल हो सकता है, लॉकडाउन का दौर शुरू हो सकता है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए अगले 2 दिनों तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यूपी के भी कई ऐसे जिले जहां पर पाबंदियों का दौर फिर से तेज हुआ। अब कुल पूरे देश के अंदर 33 ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। उनसे सीधे उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नए वेरिएंट को लेकर। धारा 144 लगाई गई है मुंबई में, लेकिन एक बार फिर से मुंबई ऐसा राज्य जहां पर संक्रमित ज्यादा मरीज पाए गए। चावला जी, संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है।
केसेस हमारे हिंदुस्तान में ओमाइक्रॉन के काफी लिमिटेड हैं, लेकिन एक डर सा बना हुआ है क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है ये पिछले कोरोना के वेरिएंट्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा फैलता है। तो अभी तक जो हमने केसेस साउथ अफ्रीका में देखे हैं, यूरोप में देखे हैं, ऑलमोस्ट 40-42 देशों में ये फैल चुका है और हमारे देश में अभी केसेस काफी कम हैं। लेकिन हमारा डर लगातार बना हुआ है, ये कब बढ़ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ शहरों में, मुंबई में आप कहते हैं ज्यादा आ रहे हैं, राजस्थान में ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी तक तो हम इतना ही कहेंगे कि लोग बाग को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। ये केसेस कब एकदम, हमें अच्छी तरह याद है कि दूसरी लहर में भी और पहली लहर में भी शुरुआत में ऐसा ही था, केसेस कम थे, फिर एकदम तेजी से बढ़ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को इतना ही कहना पसंद करेंगे कि आप डरिएगा नहीं, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, भीड़ भाड़ पे मत जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा और अपना हैंड सैनिटाइजेशन का और हैंड वॉशिंग का ख्याल रखिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य डराने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सावधानी और एहतियात बहुत ज्यादा होना चाहिए। बूस्टर डोज की बार बार चावला जी बात आती है कि बूस्टर डोज काफी सकारात्मक हो सकता है और इस नए वेरिएंट पर असरदार भी होगा। बूस्टर डोज समझना है आपसे। देखिए, हमारा सरकार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आम जनता को स्टेजेस में स्टार्ट किया जाए, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हम म्युनिसिपैलिटी के लोगों को, पुलिस पर्सनल को, इवन जर्नलिस्ट को भी शामिल किया जाए। और इस कैटेगरी को वो तीसरी कैटेगरी जिसको कि हम इम्यून कॉम्प्रोमाइज कैटेगरी कहते हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट्स हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज है, इन लोगों को हमारे विचार में सरकार को एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे बूस्टर डोज जल्द लगनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो पहली 2 डोज लगी है उनको लगे हुए, चाहे वो कोवैक्सीन था चाहे वो कोविशील्ड था, लगे हुए ऑलमोस्ट 8, 10, 11 महीने हो गए हैं। तो अगर हम बूस्टर जल्दी नहीं लगाएंगे तो ये लोग फंस सकते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज में, आईसीयूज में काम करना है। तो मेरा सरकार से आगे रहेगा आपके चैनल के माध्यम से ये जल्द लगाया जाए और उसके एकदम बाद आम जनता को भी बूस्टर जल्द लगाया जाए, क्योंकि एक वैक्सीनेशन ही चीज है जो हमें जो कोरोना के जो वेरिएंट से बचा सकती है। मतलब नए वेरिएंट से लड़ने के लिए बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। नरेश जी, आपका तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।